जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है मेजर गौरव आर्य साहब। मेजर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। मेजर साहब आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप है जो कि डेवलप हो रही है, इसको हम डेवलपिंग मैं तो कहूँगा और वो जी। इंडिया, इज़राइल और यूएई की है। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इंडिया जो है वो इज़राइल के और मुस्लिम वर्ल्ड के जो करीब हो रहा है, दैट इज टू अंडरमाइन वो जो ओआईसी की जो एक सुपरियोरिटी थी या ओआई का जो एक अपर हैंड था कश्मीर के ऊपर, उसको लेकर के वो इस तरह कि एक तो यूएई और जो बाकी मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं उनको न्यूट्रलाइज करो, और हम्म, दूसरा एक कहा गया था कि इंडिया जो है वो इसराइल मॉडल लेके आ रहा है कि जिस तरह इसराइल जो है वो फलस्तीनियों को डील कर रहा है उसी तरह जो है वो इंडिया कश्मीरियों को डील करेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल रिसेंटली कश्मीर में ये सुरंगों का मसला आ गया। तो आप क्या देखते हैं ये जो इंडिया इजराइल यूएई रिलेशनशिप है? मैं थोड़े दिन पहले एक अरब जर्नलिस्ट से भी बात कर रहा था इस हवाले से। आप कैसे देखते हैं ये बेसिकली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? ये प्योरली इकोनॉमिक हम्म। एंगेजमेंट है, ये एक बायलैटरल एंगेजमेंट है, या क्या आप समझते हैं एक नया ऑर्डर जो है वो लिखा जा रहा है? अ, ऐसा यहाँ पे कई लोग फॉरेन ऑफिस में चीमा साहब ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि देर इज अ न्यू ऑर्डर इमर्जिंग एंड द वर्ल्ड इज अप फॉर ग्रैब्स। अब वो क्लियर लाइंस नहीं रह गई जैसे कि अमेरिका एक है या चीन का एक ब्लॉक है, ऐसा नहीं है। तो इसमें इंडिया एक्टिव है काफी टाइम से और इंडिया की गुडविल बहुत है। चाइना की गुडविल नहीं है, चाइना के पास पैसा हमसे बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है चीमा साहब। बट चाइना की गुडविल नहीं है किसी के साथ। चाइना का ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, हम ये पैसा देंगे तुम ये कर लो, हम ये पैसा देंगे ये कर लो। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा ये तुम पैसा भी ले लो हमसे, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं पर जितने ले लो हम तुमसे कुछ करवा भी नहीं रहे। सो व्हाट वी हैव डन इज चाइना हैज बॉट लैंड, वी हैव बॉट गुडविल। अफगानिस्तान में देखिए हमारी गुडविल है, श्रीलंका में हमारी गुडविल है। ऐसे कई छोटे बड़े मुल्क हैं जहां पे हमारी गुडविल बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी आम बंदे से पूछें उस मुल्क में कि आप भारत के बारे में क्या समझते हैं एज अ कंट्री, प्रोजेक्शन ऑफ सॉफ्ट पावर ये बहुत जबरदस्त है। अब आपने बोला इसराइल, आपने वो हाइफा पोर्ट की स्टोरी तो आपने पढ़ी होगी। अदानी साहब ने वो पोर्ट खरीदी है वहां पे। सिक्स फ्लीट इज देयर एट हाइफा एंड इट्स स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, यू नो बेटर देन मी चीमा साहब, आप फॉलो करते हैं चीजें। चीमा साहब बात यह है कि इसमें एक ओआईसी का मुद्दा तो है, इसमें एक एनर्जी सिक्योरिटी का भी मुद्दा है, और इसमें यह भी मुद्दा है कि जो अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके, जो कि काफी टर्बोचार्ज हुई थी जब मोदी जी ने वो पैंडेमिक के दौरान ये सारे मुल्कों को भेजी थी, जब वैक्सीनेशन भेजा था, वैक्सीन भेजी थी। उस जमाने काफी गुडविल जो हम लोगों ने बोली थी, उसको एक नेक्स्ट स्टेप में ले जाने के लिए किस तरीके से भारत इनरोड्स करेगा मिडल ईस्ट के मार्केट में, यूएई के मार्केट में किस तरीके से इनरोड्स करेगा, इसराइल की खासतौर से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, चाहे वो वेपन्स की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, किसी भी तरीके की। इसराइल मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएचडीज इन द वर्ल्ड, आपको बेहतर पता है मुझसे, एंड द काइंड ऑफ रिसर्च दैट दे आर डूइंग। सो इन सब के एक ऑल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड में आगे चल के देयर विल बी सेवरल पावर स्ट्रक्चर्स, नॉट जस्ट वन और टू। एक जमाने में कहते थे कि सिर्फ यूएस और यूएसएसआर है, फिर बाद में काफी सालों तक सिर्फ यूएस रहा, फिर बाद में 80s 90s के बाद चाइना उभर कर आ गया। अब मुझे लग रहा है कि द ग्राउंड इज ओपन फॉर मोर एंड मोर अलाइनमेंट्स इन द वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसको हम कह भी सकते हैं एक तरीके से। तो मुझे लगता है इसमें इंडिया इज वेरी कीन टू प्ले इट्स पार्ट, और इंडिया मुस्लिम कंट्रीज को, जहां तक आपने बात करी कश्मीर का मामला ओआईसी का उठाने का, वो भी एक बात तो है, इससे हम इनकार तो नहीं कर सकते चीमा साहब की, ये बात नहीं है, बिल्कुल ये बात है। और जिस तरीके से इंडिया चाहता है कि जो कश्मीर का मुद्दा है, जो पाकिस्तान के पास एक ट्रम्प कार्ड था कि हम भी मुसलमान मुल्क हैं और आपको कश्मीरियों का इसलिए साथ देना चाहिए क्योंकि वो भी मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान का मौकफ रहा है काफी समय से। और पाकिस्तान ने इंडिया को कई दिहाइयों तक, कई दशकों तक अलग करके रखा था, आइसोलेट करके रखा था, सक्सेसफुली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करके रखा था। जब इंडिया की इकोनॉमी ऊपर बढ़ी और एक लेवल पे पहुंची, फिर इंडिया ने बोला कि व्हाई टॉक द लैंग्वेज ऑफ रिलीजन, टॉक द लैंग्वेज ऑफ डॉलर्स दैट एवरीबडी स्पीक्स। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, डॉलर के सामने तो सब झुकते हैं। तो लेट अस स्पीक दैट लैंग्वेज। एंड उनको भी बात समझ में, अरबों को ये सब चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आती हैं, दे आर वेरी क्विक in that regard. So that is what India is doing, leveraging its vast market potential, leveraging its buying power, leveraging not just चीमा साहब जो इंडिया का लेबर जाता है,
बट यूएई की बहुत सारी ऐसी कंपनीज है चीमा साहब जिसके सीईओज और जिसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो इंडियंस हैं, लेवरेजिंग दैट सॉर्ट ऑफ पावर एंड लेवरेजिंग आर डिप्लोमेसी। जिस तरीके से मोदी जी को हाथों हाथ लिया जाता है और सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है, सबसे बड़ा उनको रिकॉग्निशन दिया जाता है उस मुल्क का, ये सब चीज़ें रिकॉग्नाइज़ करके एक और अलाइनमेंट बनाने की कोशिश की गई और इसमें अमेरिका भी काफ़ी हद तक ऑन बोर्ड है, चीमा साहब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरे साहब एक वक़्त था जब पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा नैरेटिव था कि जो इंडिया है और इज़राइल जो है ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर जो है वो हमला करना चाहता है। मैं इसमें जब व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप तो हमारे दिमागों में ये चीज़ डाली गई कि भई इज़राइल के जहाज़ इंडिया आ गए और इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्टिंग भी हुई। तो आप क्या समझते हैं इंडिया और इज़राइल का डिफेंस कोऑपरेशन किस हद तक है? क्या कोई इंडिया इज़राइल की कोई इस तरह की जो बायलैटरल डिफेंस मैकेनिज़्म है टू टारगेट अदर कंट्रीज़ या कि ये एक आप समझते हैं कि बायलैटरल लेवल पे है? चीमा साहब, आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता कि टू टारगेट अदर कंट्रीज़ है, लेकिन इंडिया और इज़राइल की जो डिप्लोमेसी है वो इतनी एक दूसरे के साथ घुली-मिली है और इतने अ, ये ओपन फोरम में मैं वो बात नहीं कहना चाहूँगा, बट मैंने अपनी आँखों से देखा है। आई हैव व्हाट आई हैव सीन विद माय ओन आईज़, सो आई हैव सीन किस तरीके से इज़राइल इंडिया में और इंडिया इज़राइल में एक दूसरे के डिफेंस के अंदर बिल्कुल शामिल हैं। दे आर ट्रस्टेड, they walk into sensitive installations both in Tel Aviv and in New Delhi. They walk into sensitive installations. और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये नहीं पता कि कोई इनका है कि टारगेट अ थर्ड कंट्री, ऐसा कुछ है, ये मेरी नज़र से नहीं गुजरा है, लेकिन अ, मुझे ऐसी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है क्योंकि मैंने कुछ डिस्कशंस का जो ऐसी थिंक टैंक्स के डिस्कशंस हैं और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इज़राइल हैज़ बीन हेल्पिंग अस इन वॉर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये बात सच है। इज़राइल हैज़ बीन हेल्पिंग अस इन वॉर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कारगिल में जो हमने लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स यूज़ करे थे वो इज़राइल इज़राइल के थे, वो इज़राइल की टेक्नोलॉजी थी। जो बालाकोट में यूज़ करे थे स्पाइस 2000 वो इज़राइल का था। 1971 वॉर में इज़राइल की टेक्नोलॉजी थी। तो ऐसी अ, इज़राइल ने हर समय भारत की मदद करी और भारत भी इज़राइल के साथ, अब भारत भी नाउ इंडिया इज़ आल्सो इन अ पोज़ीशन टू हेल्प, सो इंडिया इज़ आल्सो हेल्पिंग इज़राइल। तो इनका आई थिंक जो इंडिया इज़राइल पार्टनरशिप है ना चीमा साहब, वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की एक ज़माने में 60s, 70s या अर्ली 80s में सोवियत यूनियन के साथ ऐसी थी, जैसी आज की तारीख में इंडिया और इज़राइल की है, दैट लेवल ऑफ पार्टनरशिप, वेयर देयर इज़ so much faith and there is so much of friendship that टारगेटिंग अ थर्ड कंट्री, इसके ऊपर कोई डील है मुझे नहीं पता, बट पॉसिबिलिटी है डेफिनिटली, डेफिनिटली पॉसिबिलिटी है, हुँ। डेफिनिटली पॉसिबिलिटी है, ये क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा मेरे साहब ये बताइएगा ये जो अभी इंडिया और इज़राइल का डिफेंस कोऑपरेशन है, इसमें वेयर डज़ चाइना फॉल इन? चाइना को कहाँ पे रखते हैं? और क्योंकि रिसेंटली जो एचपी हेरोन ड्रोन्स हैं इंडिया ने इज़राइल से लिए थे और खरीदे भी थे। आई थिंक उनकी कैटेगरी 3 या 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन उस पे भी काम हुआ है। तो इंडिया इज़राइल का जी, जी। डिफेंस कोऑपरेशन कैसा है? और इसमें ज़रा कीपिंग इन माइंड चाइना ज़रा हमें बताएँ क्योंकि वो जो आप बात कर रहे हैं माज़ी में तो ज़ाहिर बात है अगर 71 की बात की जाए तो पाकिस्तान है, लेकिन अभी तो हुँ, यू हैव अ न्यू एडवर्सरी तो उस सेंस में इंडिया और इज़राइल का हुँ। जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो कहाँ पे है? किस लेवल पे है? ये जो आपने हेरॉन ड्रोन्स की बात करी है चीमा साहब, ये तो नए वाले ले रहे हैं। पुराने वाले हेरॉन ड्रोन्स हमारे पास हैं काफ़ी टाइम से, मैं खुद देख चुका हूँ। आई हैव फ़िल्म्ड इट। अगर आप मेरा टीवी सीरीज़ देखें पैट्रियट, तो उसमें मैंने 3 साल पहले शूट कर रखा है पूरा एपिसोड उनके साथ। तो आई हैव शॉट दैट एपिसोड, आई हैव सीन देम, आई हैव स्पोकन टू पीपल। सो इज़राइली टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज़ नॉट न्यू। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि इज़राइल यू सी जंग में हेल्प करने की बड़े सारे तरीके होते हैं, राइट? हम कभी ये नहीं चाह रहे कि इज़राइली ट्रूप्स आ जाएँ और हमारे साथ मिलके चाइना के साथ हम खुद सक्षम हैं, हम निपट लेंगे। बट जो इज़राइल की टेक्नोलॉजी है, जो इंडिया को चाहिए, वो इज़राइल हमें फ्रीली सप्लाई करता है, हम फ्रीली खरीदते हैं उससे और फ्रीली हमें टेक्नोलॉजी शेयर करी जाती है हमारे साथ। एक तो है कि आपने सामान बेच दिया, रिटेल कर दिया सामान। एक ये है कि टेक्नोलॉजी ओपनली शेयर करना। जो टेक्नोलॉजी है, वो इज़राइल ने इंडिया के साथ शेयर करी है और इंडिया भी खरीद रहा है। हमारे जो बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, इट्स अ वेरी स्मॉल परचेज़ बट आई विल जस्ट टेल यू द इम्पोर्टेंस।
जो टेबोर वेपन्स हैं, जो इंडिया की स्पेशल फोर्सेस यूज करती हैं, पैरा एसएफ यूज करती हैं, टेबोर, वो आईडब्ल्यूआई की बनी इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज की टेबोर हैं, और बुलफअप डिजाइन का एक ऑटोमेटिक वेपन है, और बहुत ही शानदार वेपन है। मैंने इस्तेमाल करा है, चलाया मैंने। इट्स क्वाइट गुड। इट्स वेरी वेरी गुड। तो वो है, और इसके अलावा भी हमारे नेवी के साथ उनके बड़े क्लोज वो हैं, हमारी एयरफोर्स के साथ उनके बहुत हैं, आर्मी के साथ बहुत हैं, एंड टू द लेवल ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल ट्रूप्स और स्पेशल ऑपरेशंस वो भी हैं, और सब कुछ है। और ये जो भी बात आपसे कह रहा हूँ, ये 99% चीजें आपके ओपन मीडिया में इंडिया में मिल जाएंगी। अगर आप सर्च करेंगे तो यूल फाइंड आउट। इट्स नथिंग, देयर इज नो सीक्रेट दैट आई नो दैट आई एम टेलिंग यू। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता है, लेकिन ये सब मैंने खुद पढ़ा है हमारे वेरियस न्यूज़पेपर्स में, तो उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि ये है चीमा साहब। दे हैव सॉर्टेड इट आउट टू क्वाइट सम लेवल। तो अगर चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो आपका सवाल था डायरेक्ट, चाइना के साथ अगर हमारी कॉन्फ्लिक्ट होती है, सब हेरॉन ड्रोन्स वगैरह हैं ज्यादातर, इसमें आर्म्ड वर्जन भी हैं जो इंडिया ले रहा है, तो इसमें most of our effort is towards China nowadays. If I can be very frank with you, most of our effort is towards China. It's not towards Pakistan. है पाकिस्तान का, ऐसी बात नहीं है कि वहां से लोग हट गए बिल्कुल, but most of it is towards China today. सो मेरे साहब ये भी बताइएगा कि ये जो I2U2 के हवाले से जो अभी खास तौर पे एक हुआ है, जिसमें इजरायली जो हैं वो यूएई के साथ मिल के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये जो एक फैक्टर है, इसको जो सुनने में आया था कि जो इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन है, दे आर वेरी कंसर्न्ड। एक खास तबका है, एक तरफ तो ये है कि लार्जली जो इंडियन रूलिंग पार्टी बीजेपी है, उन्होंने मुसलमानों को और चीज़ों में इंगेज कर दिया हुआ है। कश्मीर के मसले को छोड़ के ओवरऑल जो एक इंडिया के अंदर जो डिवाइड है, तो जब ये आप लार्जली इंडिया यूएई और इसराइल के साथ इंगेज करते हैं, तो जो इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका ये क्या रिएक्शन था इंगेजिंग विद द इसराइल? बिकॉज अगर अगर आप बायलैटरल ताल्लुकात भी देखें, तो इतनी गर्मजोशी नहीं रही कभी माजी में। 1992 में जब एम्बेसीज बनी, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो गर्मजोशी उस तरह नहीं है। तो लार्जली पता ये चलता था कि इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या जो पॉलिटिशियन है, वो मुस्लिम रिएक्शन से बड़ा डरते थे। तो अब क्या वजह है कि वो उस रिएक्शन की जो है वो इतनी ज्यादा वो वैल्यू नहीं है, या आप समझते हैं कि वो खौफ उतर गया है? एक हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है जो पॉपुलर है, मतलब व्हाट इज सो पुश, वो क्या चीजें जो पुश करी इंडियन सरकार को, और वो जो मुसलमानों का एक डर होता था इंडियन सरकार के ऊपर, अब वो नहीं है वाइल डीलिंग विद इसराइल? और खासतौर पे ये जो I2U2 के वाले सब इन्वेस्टमेंट है, ये जो एक मल्टीलैटरल जो है वो इन्वेस्टमेंट है। शिवा साहब, मैं एक बात तो ये मुझे नहीं समझ में आई, ये बात मैं कई लोगों से सुनी है, आप पहले शख्स नहीं है जो मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं इस बारे में या बातचीत कर रहे हैं। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, भारत के मुसलमानों का इसराइल से क्या लेना देना है? भारत इसराइल से करे, युगांडा से करे, तंजानिया से करे, मंगोलिया से करे, भारत के मुसलमान को क्या लेना देना है इससे? भारत के मुसलमान को क्यों नफरत है इसराइल से? मैं तो आज तक यही समझ नहीं पाया। या पाकिस्तान के मुसलमान को क्यों नफरत है, या यूएई के मुसलमान को क्यों नफरत है, या इंडोनेशिया, मलेशिया, क्या लेना देना है? इट्स अ कंट्री, हमें जहां पे फायदा होगा करेंगे। हाँ, एक जमाने में ऐसा था कि बिकॉज ऑफ सर्टेन रिलीजियस रीजन्स, कि किसी हदीस में कुछ लगा है या कुरान शरीफ में कुछ लगा है कि यहूदी को मार दो, ये सब, तो हमने बोला यार देखो सुनो यार, हम तो इससे ऐसे तो फॉरेन पॉलिसी रन नहीं होती। और पाकिस्तान का भी यही रीजन है। पाकिस्तान जो इतना ज्यादा, पाकिस्तान के जो अशराफियां हैं, जो लीडर्स हैं, जो अक्सर ये कहते हैं कि यहूद अनूद की साजिश है, ये सब जो खिलाते रहते हैं अपनी पॉपुलेशन को चूरन पूरा का पूरा कि ये कर दो यहूदी, इनका क्या लेना देना इसराइल से? भाई अगर ये कहते हैं कि हम इसलिए करते हैं साहब क्योंकि पैलेस्टीन का मसला है, दैट इज नॉट ट्रू। ये झूठ बोलते हैं। ये हिंदुस्तान में भी झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान में भी झूठ बोलते हैं, हम दोनों के मुल्कों में लोग झूठ बोलते हैं। इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। भाई अगर फिलिस्तीन से लेना देना होता तो आपकी तो हमारे साथ 4 जंगें हो रखी हैं, फिर आपका हाई कमीशन इस्लाम नई दिल्ली में क्यों और हमारा इस्लामाबाद में क्यों है? भाई आपका तो कोई बॉर्डर भी नहीं मिलता इसराइल से, आपका तो इंडिया से बॉर्डर मिलता है। कश्मीर का मसला हमारे साथ है, 4 जंगें हमारे साथ हुई हैं। कश्मीर का मसला या जो भी चीज है, पार्टीशन हमारे साथ हुआ है। पंजाब का हिस्सा हमारे पंजाब का हिस्सा हुआ है, तब जाके पाकिस्तान का पंजाब हमारे बंगाल का हिस्सा हुआ है। हमारी तो पाकिस्तान के साथ एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इसराइल के साथ तो ना आपकी हिस्ट्री है ना हमारी हिस्ट्री है। तो इंडियन मुस्लिम इसराइल के खिलाफ है, क्यों है? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, और ना ये बात मोदी जी को समझ में आई। तो मोदी जी तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे मुल्क के लिए ठीक है तो हम करेंगे। और अगर यहाँ पे कुछ है, देखिए आम मुसलमान से मैंने कभी नहीं सुना कि इसराइल के खिलाफ हो, मैं तो मिलता रहता हूँ लोगों से यहाँ पे,
बट अगर किसी मुसलमान लीडर को ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम रहा करे, देन ही हैज टू लिव विद दिस प्रॉब्लम। हम्म, देखिए, मुल्क पहले, सबसे पहले मुल्क। ठीक है। तो मेरे साहब ये जो अभी इंडिया जो है वो मिडल ईस्टर्न ममालिक के बहुत करीब हो रहा है। ये सवाल मैंने पहले भी एक दो दफ़ा रेज़ किया है, इसको डिस्कस किया गया है। जब इंडिया मिडल ईस्टर्न ममालिक के बहुत ज़्यादा करीब हो रहा है, यूएई के लेट्स से बहुत करीब है, सऊदी अरब के करीब है। मैं इसकी डिफेंस साइड पे बाद में आना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक और एंगल डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जी, जी। आप क्या समझते हैं जब एक खास तासुर आता है बीजेपी के ऊपर या रूलिंग पार्टी के ऊपर कि इसका मुसलमानों के साथ ट्रीटमेंट सही नहीं है, तो आप क्या समझते हैं इसका कोई इंडियन जो अथॉरिटीज हैं उनको इन ममालिक के साथ इंगेज करने में मुश्किल हो सकती है, या कि आप समझते हैं कि देयर इज सो मच कॉमनैलिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड सो मेनी अदर थिंग्स कि जो बीजेपी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कर रही है इसका बायलैटरल रिलेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा विद द मुस्लिम वर्ल्ड? देखिए साहब, हिंदुस्तान की सच्चाई कुछ और है, और हिंदुस्तान की सच्चाई ये अरब ममालिक जानते हैं, ठीक है? अगर भारत ने, जैसा कि पाकिस्तान में कई लोग कहते हैं कि 1 लाख कश्मीरी मुसलमानों को मार दिया, अगर ये सच में, आप बताइए, ये आज से तो नहीं अगर मार रहा हो, ये तो 89 से चल रही है वहाँ पे टेररिज्म। वायलेंस जो कश्मीर शुरू हुआ 1989 से, तब तो भारत का कोई मार्केट इतना बड़ा नहीं था। तब तो भारत कोई रीजनल इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बना था। तब तो भारत की $3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं थी। तब तो भारत का ये मैन्युफैक्चरिंग और आईटी बेस नहीं था। तो तब भारत को वॉर क्राइम्स के लिए यूनाइटेड नेशंस में क्यों नहीं घसीटा? तब भारत के ऊपर क्यों नहीं दुनिया ने तनकीद करी? तब तो भारत के लिए ये भी था 89 में कि भारत वाज फर्मली विद द सोवियट्स। दो भारत वाज न्यूट्रल बट सोवियट्स के साथ था। तब अमेरिका ने क्यों नहीं करा? क्यों नहीं अमेरिका ने घसीटा? उसका रीजन है, देखिए, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है चीमा साहब कि ये जो कहते हैं ना कि मुसलमानों को ये करा, भाजपा ने ये करा, मुसलमानों और हिंदू का कन्फ्लिक्ट आज से कई 100 सालों से चल रहा है भारत में। ये आज का ये मोदी जी का मैन्युफैक्चर्ड नहीं है ये। जिसको भी ये गलतफहमी हो कि मोदी जी का मैन्युफैक्चर्ड है, कांग्रेस टाइम में एक 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 बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं इंडिया में, एमजे अकबर साहब, आपने नाम सुना होगा। ही इज रिटन अ बुक कॉल्ड राइट आफ्टर राइट, आप पढ़िएगा। हजारों की तादाद में मोदी जी 2014 में आए ना पावर में, 2014 में आए। आप छोड़ दीजिए मोदी जी को, 1 मिनट कोने में करिए मोदी जी को, डज नॉट मैटर। 2014 से पहले देख लीजिए, हजारों की तादाद में, कई सौ और हजारों की तादाद में छोटी और बड़ी भारत में राइट्स हुई हैं, सिर्फ हिंदू और मुसलमान की। ये तो कांग्रेस के राज पे हुई है। इट्स, आप इंटरनेट पे जाके चेक कर लीजिए ना, फॉरगेट अबाउट एमजे अकबर साहब की जो किताब है उसको छोड़ें, आप इंटरनेट पे जाके चेक कर लीजिए। मोदी जी के आने के बाद राइट्स कम हुई हैं, इनफैक्ट ना के बराबर हुई हैं। एक दिल्ली में हुई थी जब से वो 2014 में आए हैं, और 2-3 जगह और ऐसे फ्लैश इन द पैन्स हुए हैं। वो नहीं हुआ है जिस जिस लेवल पे पहले होती थी। पहले तो ऐसी-ऐसी जगह थी कि इलेक्शन के पहले राइट्स होनी है। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के गले काटने-काटने, ये बात तय थी, यहाँ पे राइट्स होती थी। मेरे जब मैं छोटा था, तब मैंने देखा अपनी आँखों के सामने लड़ते झगड़ते हुए, कर्फ्यू होते हुए। हमारे यहाँ धारा 144 बोलते हैं, आप कम ही बोलते होंगे, सेम, इट्स अ सिमिलर पीनल कोड आपका हमारा। 144 लग जाता है, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ये सब ना वो होता है। सेम थिंग वाज़ हियर, एवरी नाउ एंड देन, हर दूसरे तीसरे महीने और दंगे फसाद हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, आग लग रही है बसों में। दिस वाज़ वेरी कॉमन इन इंडिया एक ज़माने में। ये सब मोदी जी ने आके टाइट वाइट कर दिया। बहुत कम है, ना के बराबर है ये। ये बहुत कम होता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो गया, बट इट्स वेरी लेस एज़ कंपेयर्ड टू बिफोर। और जो लोग सिर्फ ना ब्लाइंडली कि मेजॉरिटेरियन रिज़ीम, लेट्स गो व्हाटएवर नेम यू चूज़ टू गिव इट। आप हिंदुत्व कह सकते हैं, हिंदू मेजॉरिटेरियन कह सकते हैं, जो कहना चाहे कह लें। बट एट द एंड ऑफ द डे लेट्स गो विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा क्या कहता है? डेटा आप हमारा भी ना माने, ठीक है ना? आप यूनाइटेड नेशंस का डेटा ले लें, उसका तो मानते हैं आप। ह्यूमन राइट्स वॉच का डेटा मानते हैं, वो ले लीजिए। वो आपको बताएगा कि कितनी राइट्स पहले और कितनी आज हुई, ठीक है? लेकिन एक मीडिया ने एक तासुर दिया है कि साहब ये इतना ये हो गया, ऐसा हो गया, और मोदी क्योंकि, तो यहाँ पे सेक्युलर राइट्स हुई थी इंडिया में, क्योंकि पहले वाली पार्टियां सेक्युलर थी। वो कहती थी हिंदू मुसलमान भाई भाई आओ गले लगो, पीठ पीछे एक दूसरे को चाकू मारो। अच्छा लगता था कहने में कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अभी भी इंडिया सेकुलर कंट्री, लेकिन राइट्स नहीं होती, कम है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं होती, लेकिन कम है। हुँ। अच्छा, मेरे साहब इसको ज़रा थोड़ा जैसे इंडिया इज़राइल का डिफेंस पार्टनरशिप डिस्कस की, आप क्या प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं
इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप विद द अरब कंट्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी जो आर्मी चीफ आई थिंक या हायर मिलिट्री रैंक के कोई ऑफिसर आए थे इंडिया में, फिर इंडियन जो आर्मी चीफ फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नरवाने जो थे वो गए थे वहां पे। आप क्या देखते हैं ये जो इतनी शिफ्ट आई है बहुत ज्यादा, जिसमें मिलिट्री कंपोनेंट भी है, तो आप क्या देखते हैं कोई डिफेंस कोऑपरेशन किस हद तक हो सकता है? आप क्या समझते हैं कोई जिसे आप ये कह लें कि कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा इसमें तासुर ये है कि शायद कल को इंडियन आर्मी जो है वो सऊदीज़ को पिच कर रही है या अरब ममालिक को पिच कर रही है कि हम जो अरब आर्मीज़ हैं उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो ये चीज़ किस हद तक तासुर है? या ये जो डिफेंस कोऑपरेशन है इसको आप किस तरह देखते हैं अरब वर्ल्ड के साथ? जी। चीमा साहब, ये बिल्कुल ठीक है, ये ट्रेनिंग वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। और सऊदी अरब में जाकर ट्रेनिंग देना, अपने टैंक्स लेके और अपने मिसाइल्स लेके और सब वहीं पे सऊदी अरेबिया में उनको ट्रेनिंग देना, इंडिया में बुलाना, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग तो करते हैं, कई मुल्कों की करते हैं ट्रेनिंग, तो सऊदी अरब की भी और मुस्लिम ममालिकों की भी। टेक्नोलॉजी, इंटरचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी सच बात है। ये भी इसके ऊपर बात चली है। अगर जैसे कि अगर कहते हैं कोई अरब ममालिक ये कहता है कि हम भारत से तेजस खरीदेंगे, एयरक्राफ्ट तेजस खरीदेंगे, सो वी कैन इवन सेट अप अ मेंटेनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग बेस इन दैट कंट्री एंड मैन्युफैक्चर देयर। वहां पे बना सकते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दे विल ऑल्सो गेट एम्प्लॉयमेंट, वी विल ऑल्सो मेक प्रॉफिट। वहां पे तो कुछ इंडियंस होंगे, वहां पे अरब्स भी होंगे ना, some money will go to that country also, it will flow back, dovetail back into that country, so all that is there। एक मैंने पहले भी बात सुनी थी, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, आई थिंक किसी पाकिस्तानी पेपर में सुनी थी कि जैसे कि वहां की पहले सिक्योरिटी पाकिस्तान वाज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू सऊदी अरेबिया। ये भी यहाँ पे बातचीत पढ़ा था कहीं पे, आई डोंट नो ये खबर सही है कि गलत है, कि इंडिया ऑल्सो स्टेशनिंग ट्रूप्स इन सऊदी अरेबिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द टू होली प्लेसेस। हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ मुस्लिम ट्रूप्स, सुन्नी मुसलमान ट्रूप्स हैं हमारे पास, बहुत ज्यादा है, बहुत हैं। हमारे पास जनरल्स हैं वो सुन्नी मुस्लिम्स। तो अगर इंडिया को ये है कि आपको 10, 15, 20, 25, 30 हजार बंदे डालने पड़े सऊदी अरेबिया, अगर अगर ऐसी कुछ बात है, तो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर ऑफ सच टॉक्स, बट अगर है तो इंडिया कैन एट अ वेरी वेरी शॉर्ट नोटिस put up entire armored regiments and entire air defense systems and entire this thing comprising solely of Muslim troops, solely of Muslim Sunni Muslim troops in Saudi Arabia at very short notice. तो मेरे साहब डज़ इंडिया इस तरह का इंडिया के साथ इंडिया के किसी और मुल्क के साथ कोई अरेंजमेंट या कोई चीज़ चल रही है, या इंडिया ने कभी कोई डिफेंस जो है वो सपोर्ट किसी और मुल्क को आज तक दी है? मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया है मेरे हिसाब से। आई थिंक आई हैव लॉस्ट कनेक्शन विद हिम। लेट मी आस्क हिम टू जॉइन अगेन। मेरे साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल क्लियर है, जी बिल्कुल क्लियर है अच्छा, चीमा वो साहब। बीच में थोड़ी देर चली। मैं सर मैं सवाल कर रहा था बिल्कुल, जो बस डिस्कशन कंक्लूड करने लगा हूँ 1-2 मिनट में, 3 मिनट में। जी जी जी। मैं ये सवाल कर रहा था कि जिस तरह अभी आपने कहा है कि आप इज़राइल आप सऊदी अरब को रेजिमेंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एयर डिफेंस मैकेनिज़्म कर सकते हैं। क्या इंडिया ने कभी किसी और मुल्क में आज तक इस तरह जो मिलिट्री सपोर्ट भेजी है? या इस इंडिया के डिफेंस मैकेनिज़्म में ऐसा कोई थॉट प्रोसेस है? हाँ बिल्कुल, हमने आईपीकेएफ में थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स भेजे थे श्रीलंका, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, व्हिच वाज फाइटिंग अगेंस्ट द एलटीटी, ये हमने करा है। और हमने मालदीव्स में भी ऑपरेशन लॉन्च करा था, हमने 51 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड में वो लॉन्च करा था मालदीव में ऑपरेशन, जो मालदीव्स में जब वो टेररिस्ट ने टेक ओवर कर दिया था, कि एक इंसर्जेंट रेबल ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया था, तो देन टू फ्री मालदीव्स वी हैव लॉन्च दैट ऑपरेशन। सो इंडिया हैज हैड अ पास्ट, तो इंडिया कर चुका है चीमा साहब पास्ट में ऐसा, तो ये कोई नया नहीं है इंडिया के लिए। और अगर पहले इंडिया ने इस लेवल का या इस टाइप का नहीं भी करा हो, तो फर्स्ट टाइम इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट। अगर इंडिया की जियो पॉलिटिकल एम सॉल्व होती हैं, see the way we look at it is army is an extension of our geopolitical aims, and it is extension of our foreign policy. So if the armed forces are an extension of foreign policy, अगर हमें लगेगा कि सऊदी अरेबिया में सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट कहेगी कि आप आइए यहाँ पे ट्रेन करिए, यहाँ पे प्रोटेक्शन दीजिए, तो इंडिया शुड डू इट, एंड आई थिंक इंडिया विल डू इट विलिंगली, इंडिया विल डू इट विलिंगली। सो वन लास्ट कोई क्वेश्चन आपके सवाल में से इमर्ज हुआ है, व्हाट इज जी, इंडियाज जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस क्या हैं मिडिल ईस्ट में या सऊदी अरब में? मुझे लगता है कि नजीमा साहब, ठीक है,
और वो एम्बिशन मीट करने में बहुत समय लगेगा. We need a lot of support, we need a lot of luck, we need a lot of money, we need a lot of effort, but India wants to become a global superpower. और इंडिया ग्लोबल सुपर पावर बनने की रास्ते पे चल चुका है. वो फासला बहुत लंबा है, वो फासला बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, उसमें कई कांटे हैं, लेकिन इस रास्ते पे भारत चल चुका है. और ये सब जो आप देखते हैं, जयशंकर साहब यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू द मिडिल ईस्ट. हमारी आर्कटिक पॉलिसी भी है. वी आर सेंडिंग एक्सपेडिशंस इनटू द आर्कटिक. मतलब हम चाइना से भी एंगेज हो रहे हैं, अमेरिका से भी एंगेज हैं, यूरोपियन यूनियन से भी. हमारा अफ्रीका में एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जा रहा है. अफ्रीका में वी आर स्टार्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. अफगानिस्तान में चल रहा है. हर जगह, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पे आपको इंडियन प्रेजेंस ना दिखे. तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उसको महदूद कर देना कि साहब गल्फ की बात आप क्या कर रहे हैं या मुस्लिम कंट्रीज की, ऐसी बात नहीं है. India is everywhere, it is spreading everywhere, its influence is spreading everywhere, and it always spreads first with soft power. बिल्कुल ठीक है, with soft power. Thank you very much, Mesa, for helping us Thank to you. understand India's defense cooperation with Israel and the future outlook क्या हो सकती है India के defense relationship with the Middle Eastern countries. Thank you very much. Thank you.